So guys, welcome to the channel named MPR Biker. This is me, Himanshu Gautam, and this is my bike Duke 200. अरे And प्रभु, this is अरे my friend प्रभु, MPR प्रभु, Biker. आपको मैं रिव्यू करने के लिए लाया था, ना कि आपको ब्लॉग चालू करने। यहाँ आए हैं आज एक रिव्यू करने के लिए 3 years ओनरशिप ऑफ माई ड्यूक 200. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारे हिमांशु भी है जो कि 2018 से अपनी इस बाइक को ओन कर रहे हैं। तो आज आपको यही बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सारा कुछ आपको यही बताएंगे कि इनकी जो बाइक है वो कब से ये अपना चला रहे हैं और कब इनको क्या क्या दिक्कतें हैं और बताएंगे क्या इसकी स्पीड है, कैसा इसकी परफॉर्मेंस है, सब कुछ आपको ये बताने वाले हैं। तो भैया आप कंटिन्यू करिए, ब्लॉग चालू कर ही दिए हैं तो फिर आप ही बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सहायता चाहिए कि बस हम करते रहेंगे. तो मैंने ये बाइक खरीदी थी 2018 में. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ड्यूक लेना कितनों का सपना होता है. हम लड़के जब 12th में होते हैं, 11th में होते हैं, तो हमें बाइक का क्रेज़ होता है. एंड जब से ये बाइक आई है मार्केट में तब से हर किसी यंगस्टर की एक पहचान है ड्यूक लेने की. बट काफ़ी लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है एंड पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं लेना, और लेनी भी नहीं चाहिए इफ़ यू आर अंडर 18. सो 2018 में मैं किसी तरह अपनी फैमिली को मना पाया ताकि मुझे बाइक दिलवाएं. ऑल्दो मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया था लेने में, ऐसी नहीं है कि उन्होंने दिलवा दिया था. बट या आई कन्विंस देम कि मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे को राइडिंग करनी है और ये करके फिर मैं इस बाइक को लेके अपना वर्क प्लेस पे चला गया गुड़गांव. एंड वहाँ मैंने इसको मतलब जैसी कंडीशन में हो सकती है बेस्ट कंडीशन में चलाया. सिटी राइड, हाईवे राइड, एंड ऑल्सो मैंने 300 किलोमीटर्स की भी एक राइड की हुई है. सो एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है इस बाइक में. एंड जस्ट टू ऐड टू द कंट्रेरी के लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ, सबके लिए लॉकडाउन था, एंड मैं शहर आ चुका था जबलपुर, बट मेरी बाइक थी गुड़गांव में. बट डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन मैं जब वापस इसको लेने गया सो आई थॉट कि ये चालू नहीं होगी एंड इसमें प्रॉब्लम आएगी, आई विल हैव टू टेक इट टू सर्विस सेंटर. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. जैसा ही मैं पहुंचा एंड मैंने अपना इग्निशन ऑन किया एंड बाइक स्टार्टेड द मोमेंट, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी के पास नहीं ले जाना पड़ा. एंड जस्ट वन स्टार्ट एंड इट वेंट गॉन. तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था KTM का. तो भैया आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये बाइक ली कब थी और कितने की ली थी? मैंने ये ली थी जनवरी 2018 एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 2 lakhs. सो इट वाज नॉट फुल्ली 2 lakhs बट इट वाज अराउंड 1,85,000 90,000 के अराउंड थी ये. एंड जब से ये मैंने बाइक ली है उसके बाद ये सेगमेंट रुक गया है. इसके बाद ये वाला वेरिएंट आ ही नहीं रहा है मार्केट में. एंड दिस कलर इज़ द बेस्ट कलर जितनी भी ड्यूक्स निकली हुई हैं. इसका जो फ्रेम है आप देख सकते हैं, ये ब्लैक फ्रेम है ना कि ऑरेंज फ्रेम. रिम इसके ऑरेंज है, जो KTM का थीम है वो कंटिन्यू किया है KTM ने. इसका रिम ऑरेंज रख के रिम ब्लैक रखा है. इसका जो सस्पेंशन है वो ब्लैक है. तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. एंड इसकी जो ब्रांडिंग है आप देखेंगे, जो सबसे पहले KTM आई थी उसकी ब्रांडिंग में यहाँ पे KTM का लोगो था बहुत बड़ा. इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया है एंड KTM को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करके काफ़ी अच्छा लुक दिया है. तो यही रीज़न था मेरा वाइट कलर लेने का. ऑल्दो मेरे को वेटिंग मिला था इस पे, बट मैंने फिर भी वेट करके दिस वेरिएंट लिया. एंड इसकी अगर मैं और बेस्ट बात करूं तो इसकी हैंडलिंग. सो जो KTM की जो बेस्ट चीज़ है, जितने भी बड़े बाइकर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो भी KTM राइड करता है, वो सब जानते हैं कि KTM की हैंडलिंग से प्यारी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है. इसी वजह से ही जितने भी छपरी आजकल एक्टिवेटेड हैं KTM को लेके, सो उसका भी कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि लाइट वेट व्हीकल है एंड आप इस पर सर्वाइव कर सकते हो ईजीली. एंड इसका जो पिकअप है वो इस रेंज की बाइक्स में किसी का पिकअप नहीं है. एंड इवन इससे ऊपर वाली रेंज ड्यूक 390. सो ड्यूक 390 का भी जो पिकअप है वो आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में कि ड्यूक 390 कितनी व्हीकल्स को पीछे कर देती है. इनिशियल स्टेज में ड्रैग रेस में वो आगे निकल जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं है. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट KTM. एंड टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, सो मेरे को ऐसा एज सच कोई डिसएडवांटेज लगा नहीं है अभी तक. बट द ओनली थिंग which makes me a little worried is fuel tank. So इसका जो fuel tank capacity है that is very less. And ये around 6 लीटर्स का 7 लीटर्स का टैंक है इसका, which is very less. अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है लॉन्ग राइड पे नहीं जा पाने का, क्योंकि आप 200cc बाइक पे अगर कैरियर लगाओगे एंड फ्यूल कैरी करके घूमोगे तो आपको पावर क्या ही मिलेगी. बट इसका जो एक ड्रॉबैक जो मैं कहूँगा दैट इज़ के इसका जो फ्यूल टैंक है. ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाए तो ये बाइक कैसी रहेगी?
यार मैंने इस बाइक को ऑफ रोडिंग में हर जगह यूज़ किया है, जहाँ जहाँ मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता ही है हमारे देश की सड़कों का हाल। हाँ। तो वो जितनी भी रोडें हैं, हाईवे छोड़ के, हाईवे पे भी बुरा ही हाल है। तो मेरे को कभी इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है, और जितनी जगह मैं इसको चला सकता था, ले जा सकता था, मैंने सब जगह ले जाया है। प्लस इसका जो टायर साइज़ है विच इज़ 160 mm, तो ये बेस्ट टायर है इन रेंज जो 200 cc बाइक देती है। आप 200 NS ले लो, आप 200 जो अपाचे है 200 4V वो ले लो, इतना टायर साइज़ किसी का नहीं है। टायर ही मेन होते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, पावर तो सब गाड़ियाँ देती हैं, बट टायर मेन होते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। और हैंडलिंग, सो हैंडलिंग इसकी परफेक्ट है, टायर इसके परफेक्ट है। तो ये गाड़ी परफेक्ट है ऑफ रोडिंग के लिए। तो भैया आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा कि इसका जो गियर बॉक्स है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो गियर शिफ्टिंग है वो कैसी है इसकी? सो KTM ही मैं जानता हूँ कि पहला ब्रांड है इंडिया में जो 6 स्पीड गियर बॉक्स लेके आया। आते थे पहले भी बाइक्स में, जो हैवी सुपर बाइक्स हैं उनमें आते हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स, बट KTM मुझे पता है, जो जिस सेगमेंट में मैं बात कर रहा हूँ, जिस सेगमेंट की बाइक्स हमने देखी हैं अपने अराउंड में, KTM फर्स्ट ब्रांड है जो 6 स्पीड गियर बॉक्स लेके आया है। एंड इसकी जो गियर शिफ्टिंग है, जो कि इस वेरिएंट की, मतलब जो 200 cc की जो गियर शिफ्टिंग है, दैट इज़ वेरी बेस्ट। आपको बहुत टाइम मिलता है, स्पीड मिल रही है, 6th गियर में पावर मिल रही है आपको। सो ये पहली बाइक है जो 6 स्पीड गियर बॉक्स लेके आई है विद दिस पावर। सो ये बेस्ट है। कि जैसे अपन राइडिंग के लिए अगर इसको लेते हैं तो इसमें जो कंफर्ट लेवल की जो चीज़ होती है वो कितने, मतलब आप इसके लिए 10 में से आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे कंफर्टनेस के मामले में? कंफर्ट की मैं बात करूँ तो आप इसकी सीट देख रहे होंगे, विच इज़ वेरी हार्ड। जितनी भी सीट्स हैं ये बैक पिलियन सीट तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैं कहूँगा। जो राइडिंग सीट है ये बहुत हार्ड है, आप इस पर राइड नहीं कर सकते। 150 किलोमीटर्स के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको स्टॉप लेना पड़ता है और आप रुक नहीं। पहली तो फ्यूल चीज़ हो गई, फ्यूल की वजह से आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर फ्यूल साथ दे दे तो ये सीट मार देती है, तो सीट की वजह से भी आपको रुकना पड़ता है। तो इसका भी वेरिएंट ऑप्शंस है, कुशनिंग अवेलेबल है मार्केट में, आप कुशनिंग लगा सकते हो। एंड जो इसकी राइडिंग पोस्चर की वजह से ये सीट हार्ड की है, ताकि आपको जब आप राइड कर रहे हो तो ज़्यादा लेजीनेस ना आए, आप सो जाओ। क्योंकि स्पीड जो दी गई है बाइक में उसके हिसाब से इसकी सीट रखी गई है। अगर सीट थोड़ी सी हार्ड होगी तो आप जगे रहोगे, वरना आप सो जाओगे। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इसकी जो ब्रेकिंग पावर है, क्योंकि इसमें ABS नहीं है, क्योंकि पुराना वेरिएंट है और उसके बाद से वेरिएंट में कोई चेंजेस भी नहीं हुए और अभी तक ये वेरिएंट देखने भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप बताइए ब्रेकिंग पावर कैसी है इसकी? सो आप मेरी बाइक देख रहे होंगे, ये बाइक कंपनी एक स्टॉक बाइक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन मैंने नहीं किया है, ना कोई एसेसरीज ऐड की है, ना ही मैंने ब्रेक चेंज की है, ना ही मैंने टायर चेंज किया है, ना साइलेंसर चेंज किया है, ना ब्रेक चेंज किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये कंपनी आउट बाइक है, एज इट इज़ आज तक मैंने रखी है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें रखनी चाहिए, वो ही उसको बेस्ट बनाती है। सवाल ब्रेक का, तो ब्रेक दोनों डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं, बट इस वेरिएंट में इस तब तक ABS नहीं था। एंड ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्पीड है, पावर है, 6th गियर है, बट इसका ब्रेकिंग सिस्टम उतना अप्रूव्ड नहीं है जितना मैं बाकी बाइक से कंसिडर करता हूँ। आजकल 200 cc का 125 cc में भी ABS आ रहा है, जो KTM नहीं निकाला इनफैक्ट। सो अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बट पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बेस्ट थी उस टाइम। और ABS तब बहुत ही कॉमन, रेयरली आता था, इतना जल्दी इतना ज़्यादा कॉमन था नहीं ABS। सो ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, बट ABS वेरिएंट होना मस्त था इसमें। कि जैसे आजकल जो लोग होते हैं एग्जॉस्ट चेंज कर देते हैं और हैज़ार्ड सिस्टम वगैरह लगा लेते हैं, जैसे कि मेरी 350 में भी मैंने लगा लिया है, जो कि मेरी गलती थी। तो मैं यही पूछूंगा कि अभी तक आपने इसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आपने अपने हिसाब से क्यों नहीं बनवाई बाइक को? सो जनरली होता क्या है, जो ये बाइक है इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगर्ड बाइक है। आपने देखे होंगे बहुत सारे एक मॉड्यूल्स आते हैं जिससे ये बाइक इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगर हो जाती है, आपके फ़ोन ऐप से चालू हो जाएगी। सो वो सिस्टम इसमें पहले से ही आ रहा है। एंड रहा सवाल LED का, तो LED इसमें इंडिकेटर्स ऑलरेडी गिवन है, बट हाँ हैज़ार्ड सिस्टम मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि जो हैज़ार्ड सिस्टम का जो वायरिंग है ये लोकल वायरिंग अच्छी नहीं होती है। एंड कंपनी ने मना कर दिया था कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो कंपनी फिटेड आपको ये लगे LED। तो ये एक रीज़न है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बाइक की LED और इसके चक्कर में, हैज़ार्ड सिस्टम के चक्कर में, जो मेन पावर है, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंजन है, उसमें कोई दिक्कत आए वायरिंग की वजह से। सो ये एक रीज़न था मेरा हैज़ार्ड नहीं लगाने का। अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, मैंने देखे हैं 1-2 ऑप्शन। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई अच्छा मिलता है मुझे लगाने के लिए तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपने इसका एग्जॉस्ट वगैरह में कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसा है वैसे का आप वैसे ही यूज़ कर रहे हैं इसको? तो मैं आपको पहले एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट का आप इसका साउंड सुनिए।
आपने साउंड सुना ही, और ये साउंड अपने आप में KTM को डिफ़ाइन करता है कहीं ना कहीं। जब मार्केट में एग्जॉस्ट अवेलेबल नहीं थे तब लोग KTM को ही एडमायर करते थे एग्जॉस्ट के लिए। जितनी भी सुपर बाइक्स मैंने देखी हैं आज तक, सब में कस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं लोग जस्ट टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम। बट यहाँ पे KTM ने ऑलरेडी ब्लास्ट दिया हुआ है। जब ये बाइक हाईवे से गुजरती है तो इसका जो साउंड होता है वो कंपेरेटिव बहुत ही मतलब शानदार होता है। कल ही एक मैं फ्रेंड के साथ राइड पे गया था इंटरसेप्टर 650 एंड ही वाज सेइंग कि जो इसका साउंड है दैट इज़ अनबीटेबल। विदाउट एनी कस्टम मॉडिफिकेशन इसका साउंड अनबीटेबल है। सिंस 650 में आपने देखे होंगे डुअल एग्जॉस्ट है, बट फिर भी इसकी नॉइज़, इसका साउंड आपको सुनाई देगा ये जहाँ से भी गुजरेगी। तो एंड ऑल्सो एडिंग टू दिस, जो इसका साइलेंसर दिया हुआ है दैट इज़ वेरी लो, नीचे दिया हुआ है ना कि यहाँ दिया हुआ है। सो ये एक इसका एडिड एडवांटेज है। यहाँ से क्या होता है कि इसकी हवा पूरी क्रॉस होती है एंड जो रोड पे जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं आपको टर्न लेते में, कॉर्नरिंग करते में, वो नहीं होती हैं इस एग्जॉस्ट की वजह से। सो अगर आप कस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं मार्केट से बाहर से तो कॉर्नरिंग में दिक्कत जाती है एंड प्लस जो एग्जॉस्ट होते हैं उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती है, इंजन में दिक्कत जाती है। अभी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि एग्जॉस्ट चेंज करने की वजह से इंजन में दिक्कत आ जाती है। हालांकि दैट इज़ नॉट कनेक्टेड, बट फिर भी कंपनी वारंटी नहीं देती है एंड बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सो ये रीज़न था मेरा भी एग्जॉस्ट नहीं बदलना है, क्योंकि मेरे को वैसे ही इतना प्यारा साउंड मिल रहा है और साउंड का क्या करना मुझे। 200 सीसी में इतना साउंड ही बहुत है। तो अभी आपकी बाइक आपने चला कितनी ली है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इसकी मीटर रीडिंग दिखाते हैं अपन अपने मेंबर्स को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये बाइक अभी हार्डली 13,576 चली है एंड रीज़न इसका ये है कि मेरा जो रोज़ की ट्रैवलिंग है वो उतनी नहीं है एंड राइड्स पे जाना ही होता है। वो मैंने आपको बताया है कि फ्यूल टैंक की वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। सो इसका जो रन है 3 साल के हिसाब से काफ़ी कम है, बट मेरा रन वाकई में इतना ही है। ये कहीं एक्स्ट्रा भगाने और वो सब में नहीं जाती है बाइक। तो ये रीज़न है एंड आपको चलानी भी चाहिए। और व्हीकल्स होते हैं इंसान के पास, वो व्हीकल्स यूज़ करता है एंड बाइकर्स को हमेशा बाइक्स को तब निकालना चाहिए जब उनको राइड्स पे ही प्रॉपरली जाना होता है। तो ये बाइक मेरी तभी निकलती है। सुधाकर जानता है कि ये बाइक जब से आई है तब से सिर्फ राइड पे नहीं निकलती है। मैं इससे भी रोज़ मिलने आता हूँ तो आई यूज़ टू ट्रैवल बाय एक्टिवा और कोई और मीन्स। सो जितना आप रेयरली यूज़ करोगे, जितना अच्छे से केयर करके यूज़ करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वही चीज़ है। तो मेरा रन ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है, देख रहे होंगे आप भी, बट ये डिसेंट रन है, ये प्रेटी डिसेंट है। इसमें कोई इस रन की वजह से ऐसा होता है कि लोग एक साल में 50-40 हज़ार किलोमीटर, 30 हज़ार किलोमीटर, 20 हज़ार किलोमीटर कर देते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं इंजन पे इफेक्ट करता है एंड उतनी चीज़ें डेवलप नहीं करनी चाहिए। जितना इंजन की पावर है उतना ही उसको खींचो, उससे ज़्यादा खींचोगे तो आपको उसकी लाइफ कम कर रहे हो आप। यही होता है अल्टीमेट। ये बाइक आपको सिटी, हाईवे, ऑफ रोडिंग जहाँ यूज़ करनी है वहाँ यूज़ कर सकते हो। मेरे से नहीं, जो भी KTM यूज़र ओनर है आप उससे पूछोगे तो वो आपको यही रिव्यू देगा। इसमें कमियाँ कम हैं जो सुधार की जा सकती हैं, बट बेस्ट बाइक है सिटी के लिए, आपकी सिटी के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए एंड हाईवे के लिए। तो ये था अपना ओनर रिव्यू जो कि आपने हिमांशु भैया ने आपको दिया। और इनकी ये 3 साल की बाइक है, मैं इनको कंटिन्यू देख रहा हूँ। मेरे सामने ये बाइक आई थी तब से ये चला ही रहे हैं। तो ये जो बाइक है ओवरऑल सारे मतलब कहना चाहिए कि किसी भी पर्पस के लिए परफेक्ट है। चाहे आप राइडिंग करने जाएं, चाहे आप स्टंट राइडिंग की बात कर लें, क्योंकि आप देखते हैं अधिकतर स्टंट लोग KTM की बाइक से ही करते हैं। और 200-250 को आदमी मतलब बेस्ट मानता है किसके लिए, स्टंटिंग के लिए। और यदि रेसिंग की बात कर लें या चेज करने की बात कर लें तो भाई सबकी बाप है, किसी को भी पीछे कर देती है। 390 का आप देखते ही होंगे कि 390 भी जो अपनी कॉन्टिनेंटल GT है और इंटरसेप्टर 650 है, इनको भी पीछे कर देती है, जो कि जस्ट हाफ उसके पास पावर है, फिर भी वो आगे निकल जाती है। तो ये है इसकी परफॉर्मेंस KTM की। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो KTM ले सकते हैं, थोड़ी सी महंगी है। यदि आप 200 का सेगमेंट देखेंगे तो उसमें एक आती है बजाज की NS आती है, जो कि आपको एक्स शोरूम प्राइस है कुछ 1.18 ऐसे कुछ करीब का है। और ये थोड़ा उससे थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। थोड़ा सा एक इसका डिसएडवांटेज मेरे को ये लगता है, बट लेकिन पावर और जो उसकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से इसका जो ये अराउंड 2 लाख रुपीज़ ये जाती है बाइक, तो ये काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी के पैसे हैं। मैं ये कहूँगा बजाज के साथ दिक्कत ये है, बजाज के पार्ट्स चीप हैं, बजाज पावर दे देता है, पर बजाज की जो बाइक्स हैं वो ड्यूरेबल नहीं है, बट KTM ड्यूरेबल है। जैसे इसका ये प्लास्टिक का जो आप ये कहना चाहिए फाइबर है ना, ये लगता है कि यहाँ कुछ प्रीमियम बाइक है। और जो आप बजाज के NS देखेंगे उसके और इसमें काफ़ी अंतर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉग की स्टार्टिंग तो नहीं कर पाया, अपना साइनिंग ऑफ करूँगा। दिस इज़ मी MPR बाइकर साइनिंग ऑफ।